लोग लापता हुए, जो लोग मलबे में दबे हुए हैं, उनको खोजने को लेकर के कोई गंभीरता नहीं, पूरी तरह से मलबे से पटा हुआ है। नेताला से लेकर के भटवाड़ी तक और उससे आगे तक तमाम जगह अखबारों में विज्ञापन कर देना है, एक फील गुड वाला फीलिंग पैदा करना है। धराली को धराली की तर्ज पर मुआवजा मिलना चाहिए। 2 साल बीतने के बाद भी जोशीमठ में लोगों का पुनर्वास अभी तक नहीं हो पाया है। 130 से ज़्यादा झीलें जो है हिमालय में बन गई हैं और वो इस तरह का खतरा वहाँ पैदा हो गया है, वो दिया है ना। डिटेल पेपर इस पर धराली के बाद उन्होंने लिखा है, ये पूरा 20 पेज का। यहाँ से खेल शुरू होगा कि कैसे आपदा के मारे हुए लोगों के बीच में फूट पैदा की जाए। धराली में तो बड़ा हिस्सा जो दब गया, वहाँ तो होटल ही थे 40-50 के आसपास होटल, और उस पर राज्य का सूचना विभाग बता रहा है कि सब उत्तरकाशी का तो बड़ा प्रसिद्ध नृत्य है रासो नृत्य। धराली के बाद थराली में आपदा आई और अपनी दिनचर्या के अनुसार, अपनी आदत के अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उड़कर धराली की तरह ही थराली पहुंच गए। धराली में उनका विरोध हुआ था तो वीडियो में विरोध की आवाजें म्यूट कर इसे पीड़ितों के आंसू पोंछना बताया गया। थराली वाले वीडियो में भी यही किया गया। लेकिन एक वीडियो ऐसा भी सामने आ गया जिसमें आवाजें म्यूट नहीं थी। लोग धामी का तीखा विरोध कर रहे थे। थराली की महिलाओं ने स्वयं साहब का घेराव यहाँ पे कर लिया है। ये कह रहे हमें देखिए स्वयं साहब का घेराव। इस वीडियो के सामने आते ही चाटुकारों और सरकार परस्त पत्रकारों की फौज बीच बचाव करने के लिए आ गई। आना ही था, इसी के लिए तो उन्हें पैसे मिलते हैं, वो भी उनकी हैसियत से बहुत ज्यादा मिलते हैं, हमारी कमाई में से मिलते हैं। इस बीच धराली में राहत और बचाव कार्यों को लेकर तमाम दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन सीपीआई माले के इंद्रेश मैखुरी और अतुल सती ने इन दावों की पोल अच्छी तरह से खोल दी है। दोनों नेताओं ने कई गंभीर आरोप लगाए, कई ज्वलंत सवाल खड़े किए और कई सुझाव भी दिए। वीडियो अंत तक देखिएगा। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। धराली आपदा के 20 दिन बाद भी हरसिल धराली के एक बड़े हिस्से में दुश्वारियां कम नहीं हुई है। सीपीआई माले के इंद्रेश मैखुरी और अतुल सती ने प्रभावित क्षेत्र से लौटकर देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि पूरा क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित है, लेकिन देहरादून में राज्य का सूचना विभाग गलत और भ्रामक जानकारियां दे रहा है। आपदा का आभास या आपदा का एहसास वो सिर्फ वहाँ धराली जाकर के नहीं, बल्कि जहाँ से उत्तरकाशी आप एंटर करते हैं यानी धरासू में, वहाँ से आपको लगने लगता है कि आपदा का मसला है, क्योंकि वहाँ धरासू में सड़क की जैसी हालत है। हम लोग खुद भी 4 घंटे फंसे रहे। और अगर आप देखें तो रोज़ इस प्रदेश में जितनी जगह सड़कें बंद हो रही हैं, तो उनमें से धरासू भी एक जगह है जहाँ रोज़ सड़क बंद होती है। रोज़ हर दिन अगर आप अपडेट देखेंगे तो एक ऐसा पैच जो सड़क को चौड़ा करने के नाम पर स्थायी लैंडस्लाइड जोन बना दिया गया है, और उसके बाद वहाँ से आगे चलिए तो लगातार लैंडस्लाइड जोन की एक श्रृंखला है। उत्तरकाशी से भी जैसे ही आप कुछ 10 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं तो नेताला एक जगह है जहाँ से फिर कल आज भी किसी ने वहाँ का वीडियो एक डाला है कि किस तरह से वहाँ पूरा मलबा उस नेताला में आया हुआ है, लोगों के लिए पार जाना मुश्किल हो रहा है। तो नेताला से लेकर के भटवाड़ी तक और उससे आगे तक तमाम जगह तो एक तरह से अखबारों में विज्ञापन कर देना है, एक फील गुड वाला फीलिंग पैदा करना है। जैसे आज भी मैं देख रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उत्तरकाशी ने एक वीडियो डाला है जिसमें वो कह रहे हैं कि हरसिल में पानी उतर गया है, पानी कम हो गया है और जल्दी ही सड़क खुल जाएगी। जबकि जैसी जटिल परिस्थिति वहाँ है, सिर्फ पानी कम होने का मसला नहीं,
जितना मलबा हरसिल में जमा है और उससे आगे सड़क पर जमा है वो भी अपने आप में एक जटिल स्थिति है। उन्होंने आरोप लगाया कि लापता लोगों को तलाशने को लेकर सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है और आपदा में हर बार सरकार का रवैया ऐसा ही रहता है। सरकार का रवैया आज के दिन तक जो लोग लापता हुए, जो लोग मलबे में दबे हुए हैं, उनको खोजने को लेकर के कोई गंभीरता नहीं। उनको खोजना है, उन बॉडीज को निकालना है, उनकी लगातार ही माहौल बनाया जा रहा है कि भाई वो तो इतना 50 फीट नीचे दबे हैं, 30 फीट नीचे दबे हैं, कौन खोजेगा। तो ये एक तरह का ट्रेंड है जो सब जगह दिखाई देता है। ये केदारनाथ में भी हुआ 2013 में कि लोगों की संख्या भी बताने से इनकार कर दिया गया। ये 2021 में रैनी में भी, दिवाली आपदा में भी हुआ कि भाई लोगों की संख्या और उसको एक संख्या एक जारी कर दीजिए और उसके बाद ठीक है, बॉडी मिलेगी तो मिलेगी, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। इंद्रेश मैखुरी ने कहा कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बॉर्डर वाली सड़क जो गंगोत्री से होकर जाती है 20 दिन से बंद है, लेकिन इस पर कोई बात कहीं नहीं हो रही है। आपदा प्रभावित अपने भविष्य को लेकर आशंकित हैं। सड़क का तो जो रास्ता, इतना सीमा की बात, इतना बॉर्डर की बात, इतनी सेना की बात, लेकिन पिछले 20 दिन से वो सीमा, वो बॉर्डर, वो सब ठप है, सब बंद, वो नहीं खुल रहा। तो उसको खोलने को लेकर के कोई बहुत तेजी भी नहीं दिखाई देती। 20 दिन अगर हो गए हैं तो इससे समझा जा सकता है कि क्या स्थिति। और ये संभवतः पहली इस तरह की आपदा है कि जहां अभी तक पुनर्वास की कोई योजना नहीं घोषित हुई, जहां किसी मुआवजे का ऐलान नहीं हुआ। सरकार ने लिस्ट जारी की है कि कितने लोग लापता हैं और लापता का मतलब है कि वो लोग दबे हुए, तो कोई मुआवजे का ऐलान नहीं हुआ। ये आपदाओं से ग्रसित प्रदेश है। तमाम आपदाओं के बावजूद आपदा से कैसे निपटना है या उसके पूर्ववर्ती क्या इंतजाम करने, क्योंकि ये आशंका तो वहाँ थी कि ऐसा होगा। ये आशंकाएं लगातार जताई जा रही थी वैज्ञानिकों द्वारा, बाकी लोगों द्वारा, लेकिन उसका कोई इंतजाम करना है। एक इतना अर्ली वार्निंग सिस्टम की बड़ी चर्चा होती है, लेकिन कहीं कोई अर्ली वार्निंग तो कभी होती नहीं। उत्तराखंड में जो सरकार है उसका फोकस एकदम दूसरी जगह। उसका फोकस या तो विज्ञापनी प्रचार में है या फिर उसका फोकस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पैदा करने में है। उसके अलावा उसका कोई फोकस नहीं है। उन्होंने कहा कि जब लोग आपदा में फंसे हुए हैं, हालात बहुत खराब हैं, तब सरकार का सूचना विभाग सेब अच्छी स्थिति में है, सही सलामत है और रासो नृत्य बहुत प्रसिद्ध है जैसी बातें करके फील गुड कराने का प्रयास कर रहा है। या उसके बाद भी देखिए तो इतना संवेदनहीन है कि उसके थोड़ी देर बाद राज्य के सूचना और लोक संपर्क विभाग ने कहा कि हरसिल के सेब, देखिए इतनी आपदा आ गई है लेकिन हरसिल के सेब अभी भी बहुत अच्छे हैं। तो हरसिल वो पूरी घाटी आपदाग्रस्त है और वहाँ जो सेब उत्पादक लोग हैं, वो धराली में हो, हरसिल में हो, मुब्बा में हो, तीसरी चौथी जगह हो, जहाँ जो भी लोग सेब का उत्पादन करते हैं, तो वो सारे सेब उत्पादक तो आशंकित हैं कि हमारे सेब का क्या हो। धराली में आप लोगों को 20 दिन के बाद कोई राहत देने में नाकाम हैं और उस पर राज्य का सूचना विभाग बता रहा है कि साहब उत्तरकाशी का तो बड़ा प्रसिद्ध नृत्य है रासो नृत्य। अब इसका क्या संदर्भ? इसका संदर्भ सिर्फ यही है कि लोगों का ध्यान भटकाना है, लोगों का एक तरह से उनको इससे उनका ध्यान भटकाया जा सके। अतुल सती ने कहा कि आपदा में पहली प्राथमिकता सड़कें बनाना होती हैं, होनी चाहिए, लेकिन 20 दिन बाद भी हरसिल तक ही सड़क बन पाई है। उन्होंने आपदा पीड़ितों के बीच फूट डालने का प्रयास करने का आरोप लगाया। ये भी कहा कि 40 से 50 होटल बहे हैं, लेकिन केवल 9 को मुआवजा देने की बात हो रही है। साथ ही सभी को एक समान 5 लाख रुपया मुआवजा देने पर भी उन्होंने सवाल उठाया। जोशीमठ की तर्ज पर मुआवजा देने के मुख्यमंत्री के बयान पर उन्होंने कहा कि धराली को धराली की तर्ज पर ही मुआवजा दिया जाना चाहिए। और आपदाओं के बारे में हमारी ये समझ थी कि कहीं भी किसी क्षेत्र में आपदा आए तो प्राथमिकता के तौर पर पहला काम है कि उस क्षेत्र में जाने आने के रास्ते सुगम बनाए जाए। यानी कि जो भी राहत जानी है, बाकी जो सहायता जानी है, वो जिन रास्तों से जरिए जो जाएगी तो वो रास्ते सुगम हों। लेकिन देखा जा रहा है कि उस रास्ता जो है 15 दिन बाद तो हम पहुँचे और 15 दिन के बाद भी बहुत सुस्त गति से रास्ते ठीक करने की वो पूरी गति थी।
लेकर के लोगों में बड़ा आक्रोश था ये होटल वाले को लेकर के कि यहाँ 50 होटल 40 होटल है और आप केवल 9 होटल्स को मुआवजा देंगे। तो उस पर हम लोगों ने उनके सामने रखा कि देखिए ये जो मुआवजे वाला मामला है इसमें मुख्यमंत्री साहब की एक घोषणा जो है हम लोगों ने अखबारों में पढ़ी, जिसमें उन्होंने कहा कि हम जोशीमठ की तर्ज पर देंगे धराली में मुआवजा। उस पर मैंने पोस्ट लिखी और ये कहा कि धराली को धराली की तर्ज पर मुआवजा मिलना चाहिए। और फिर उन लोगों के सामने जो धराली के लोग हैं हमने पूरे जोशीमठ की आपदा और जोशीमठ में जो हासिल हुआ उसके बारे में डिटेल से रखा कि कैसे हम लोगों ने। एक बात तो ये कि तुम्हारे वहाँ धराली की आपदा में जोशीमठ की आपदा में अंतर है। दूसरा जो जोशीमठ के साथ हुआ है वो आपके साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ एकदम से सब लोग उजड़ गए। जोशीमठ में होटल जो व्यावसायिक भवन है उनका अभी तक मुआवजा नहीं मिला और वहाँ धराली में ज्यादातर जो संपत्ति गई है वो व्यावसायिक संपत्ति है। अतुल सती ने एक ऐसी उच्चाधिकार प्राप्त समिति बनाने की जरूरत बताई जो पूरे राज्य में सर्वेक्षण करे और आपदा संभावित जगहों की पहचान करे। उन्होंने आपदाओं के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की भी जरूरत बताई। सारी घाटियां जो हैं ये बहुत ज्यादा संवेदनशील आपदाओं के लिहाज से। हम लोगों ने मांग भी इसमें हम लोग सरकार से कर रहे हैं कि सरकार को एक हाई पावर कमेटी बनानी चाहिए, एक उच्च स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी बनानी चाहिए जिसमें वैज्ञानिक हों, भूवैज्ञानिक हों, पर्यावरण कार्यकर्ता हों और इन लोगों के जरिए जो है पूरे उत्तराखंड राज्य में जो आपदा के प्रति संवेदनशील क्षेत्र है इनका सर्वे होना चाहिए। इनका सर्वेक्षण करने के बाद उनका एक मैप बन जाए कि ये जगह जो आपदा पूर्ण है और इन जगहों को जो जगहें खतरे में आने वाली हैं उन जगहों के लोगों को कैसे सुरक्षित किया जाए इसकी तैयारी होनी चाहिए। जो आपदा है चाहे वो 2021 की है 2013 की है, जब तक इन आपदाओं के जिम्मेदार लोगों पर जो इसके लिए जिम्मेदार हैं जो आपदा लाने के लिए उन पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये आपदाएं रुकने वाली नहीं है। हम बिल्कुल ये ठोस तरीके से कहना चाहते हैं कि ये जो धराली में जो कुछ हुआ है इसके लिए इस सरकार का नकारापन, इस सरकार की लापरवाही या आपराधिक लापरवाही है जो इन्होंने की है, जिसकी वजह से इतने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 2013 में जो आपदा आई उसकी तो सूचना वाडिया वाले 2004 में दे चुके हैं। वाडिया के वैज्ञानिक गोपाल साहब वहाँ सर्वे कर रहे थे 2004 में और उन्होंने कह दिया कि चोराबाड़ी में झील बन रही है। उसके बावजूद सरकार ने उस पूरे प्रोजेक्ट को, उस पूरे फाइंडिंग को दबा दिया। 2013 में हमने हजारों लोगों की जान गंवा दी। 2013 के बाद की आपदा के बाद हाई पावर कमेटी कह रही है कि जहाँ जहाँ जो है ये उच्च हिमालय क्षेत्र में परियोजनाएं बन रही है, पहले तो नहीं बननी चाहिए, 2000 मीटर से ऊपर बन रही है तो वहाँ जो है आपको अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाना चाहिए। वो नहीं लगता है और हम जो है रेडी में 200 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। उन्होंने कहा कि धराली में राहत कार्यों में लगी एजेंसियों में आपस में कोई तालमेल नहीं है, जिससे राहत और बचाव कार्य सिर्फ ढकोसला बनकर रह गए हैं। धराली में जब हम गए तो वहाँ मशीनें थी लेकिन उनका उपयोग नहीं हो रहा है क्योंकि सरकार का इंटरेस्ट नहीं है लोगों को ढूंढने में जो दब गए लोग हैं मलबे में। और बात यह है कि वो मशीन जो है BRO की है, कोई मशीन किसी और विभाग की है। तो PWD वहाँ काम कर रहा है, सिंचाई विभाग काम कर रहा है, BRO काम कर रहा है, चौथा विभाग काम कर रहा है। उनका आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है। NDRF वालों का, SDRF वालों का और बाकी जो विभाग हैं उनके साथ कोई सामंजस्य नहीं है। और ये सिर्फ इस आपदा में नहीं, ये जो है 2021 की आपदा में हमने देखा कि वहाँ जो है आपस में किसी का कोऑर्डिनेशन नहीं था। जबकि आपदा में तो ये होना चाहिए कि आपको एक यूनिट के बतौर काम करना चाहिए सबको, प्रशासन को भी, ये जो बाकी हमारी जो मशीनरी है या बाकी जो विभाग है इनको एक होकर के जो काम करना चाहिए वहाँ दिखाई नहीं दे रहा है जमीन पर। उनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं दिखाई दे रहा है। एक इंजीनियर हमसे कह रहा था कि वो BRO वाले जो हैं वो हमको, हमारे आदमी को अपनी मशीन में नहीं बैठने दे रहे हैं और इस मशीन नहीं चलाना, हाँ हमारी मशीन नहीं चलाने दे रहे हैं हमारे ऑपरेटर को। और उसी चक्कर में जो है 2 लोग वहाँ जो है जो पहले से आपदाग्रस्त थे वो अपने परिजनों को देखने जा रहे थे एक गांव से दूसरी जगह और वो जो है वहाँ सड़क क्रॉस करते हुए मर गए। अतुल सती ने यह भी कहा कि हमें आज ग्लेशियरों के बारे में ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करने की जरूरत है, लेकिन इससे उलट ऐसे संस्थानों को सरकार लगातार बंद कर रही है। वाडिया में जो है ग्लेशियर पर अध्ययन करने का एक विभाग था और आज के दिन पर सभी वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ज्यादातर जो घटनाएं, चाहे ये धराली वाली घटना भी है, ये जो है ब्लॉफ जो ग्लेशियर ब्रेक आउट बस्ट
फिनोमिना है वो उसके फ्लड है, उसकी वजह से ये हो रही है। हिमालय में ही हमारे भारतीय तरफ कह रहे हैं कि भाई ये जो है 130 से ज़्यादा झीलें जो है हिमालय में बन गई हैं और वो इस तरह का खतरा वहाँ पैदा हो गया है। ऐसे समय में कि जबकि इस अध्ययन की ज़्यादा ज़रूरत है, वैसे में आप ऐसे विभागों को बंद कर दे रहे हैं जबकि उसमें और गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है। अभी कश्मीर में किश्तवाड़ में जो हुआ है वो उसका बताया जा रहा है। तो ये जो पूरे हिमालय में जो चल रहा है इसमें अलग से हमको इस पर जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट का जो पूरा ये फिनोमिना है इस पर काम करने की, इस पर वो करने की ज़रूरत है। और दूसरा जो है ये जो नवीन जुयाल जी ने जो पेपर लिखा मैं लाया हूँ साथ में, ये उन्होंने ये वो दिया है ना, एक डिटेल पेपर इस पर धराने के बाद उन्होंने लिखा है ये पूरा 20 पेज का, सरकार को भी दिया। तो हम कह रहे हैं कि इसकी जो सिफारिशें हैं इस पर जो है काम होना चाहिए, इसको माना जाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरी चीज़ें, कुछ बातें जो हमने लिखी वो इससे भी निकली। घराने के लोगों से हमारी जो बात हुई है और जो उनका वो लगता है, तो एक तो उनकी आशंका ये है कि वो सेब पर जो उनकी निर्भरता थी और उनका ये कहना था कि 1.5 करोड़ का सेब तो हम सड़क पर बेच लेते थे, उसके अलावा 15-20 करोड़ रुपए का सेब उस घाटी से जो है कम से कम वो जाता है, वो सूखी से टॉप से लेकर के और वो हर्षिल और वहाँ तक। तो इस आपदा के समय में अगर उनका नुकसान होता है इसमें उसकी भरपाई की जानी चाहिए। पहले सरकार व्यवस्था करे कि वो सेब की नुकसान उनका न हो, क्योंकि वो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे सहयोग की उम्मीद करते हैं। आपका सहयोग लाइक के रूप में, कमेंट के रूप में और वीडियो को शेयर करने के रूप में हो सकता है, या फिर आर्थिक मदद के रूप में भी हो सकता है। आर्थिक सहयोग के लिए मैं दीपांतर ब्लॉग्स का आभारी हूं। वे पहले भी बात बोलेगी को आर्थिक मदद भेज चुके हैं। पुनः आभार। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।